हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। तो आज की इस वीडियो में मैं बीएनएस का सेकंड पार्ट कराने वाली हूँ। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेक्शन नंबर 99 तक कवर कर लिया था, जिसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड तक कंप्लीट हो गया था। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 10 या फिर अगर टाइम मिलता है तो चैप्टर नंबर 12 तक कंप्लीट करेंगे, अराउंड 200 सेक्शन तक। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसमें आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी डिफ़ाइन किए गए हैं। तो ये वाला चैप्टर आपका सेक्शन नंबर 100 से लेकर के 146 तक है भारतीय न्याय संहिता के अंदर। और ये आपका आईपीसी के अंदर हुआ करता था चैप्टर नंबर 16 सेक्शन नंबर 299 से लेकर के सेक्शन नंबर 374 तक। तो अब थोड़ा सा इसको काफ़ी कम सेक्शंस हो गए हैं अब इस वाले में, और कुछ चेंजेस भी हैं। 3 ऑफेंसेस उसमें नए भी ऐड किए गए हैं और थोड़े से माइनर चेंजेस हो रहे हैं, जैसे पनिशमेंट वगैरह थोड़ी सी चेंज करी गई हैं। बाकी सब आपका जो पहले था आईपीसी के अंदर वही है, बस सेक्शन नंबर आगे पीछे हो गए हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ऑफेंसेस जो कि किसी की लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 100 से लेकर के 113 तक दिए गए हैं। और ये आपके आईपीसी के अंदर थे सेक्शन नंबर 299 से लेकर के 311 तक। तो इसमें आपको सेक्शन नंबर 100 याद रखना है, सेक्शन नंबर भी ध्यान रखना है। और इसमें डिफाइन है आपका कल्पेबल होमिसाइड। अब कल्पेबल होमिसाइड में से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन नंबर ही पूछा जाता है इसका। सेकंड, इसमें से जो ये किन किन तरीके से कल्पेबल होमिसाइड किया जा सकता है वो भी पूछा जाता है। और इसके जो एग्जांपल्स दिए गए हैं वो भी आपको तैयार करने हैं। एग्जाम्पल दे करके डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये कल्पेबल होमिसाइड होगा या फिर ये मर्डर में आएगा। तो ये सारा आपको इसमें ध्यान रखना है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 101 जिसमें मर्डर डिफाइन है, ये भी आपको सिमिलर जैसे कल्पेबल का याद रखा था इसी तरीके से ध्यान रखना है। वर्ड टू वर्ड आपको ये दोनों सेक्शंस याद होने चाहिए। और इवन इनका जो पहले आईपीसी में कौन सा सेक्शन था ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछ ले कि ये जो पुरानी आईपीसी थी उसमें कहाँ पर डिफ़ाइन था। तो 299, 300 सबको पता होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं किए गए हैं, दोनों ही मर्डर में भी और कल्पेबल होमिसाइड में भी। देन इसके बाद आपको सेक्शन नंबर 102 याद रखना है, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस की बात की गई है। कोई एक पर्सन था जो डेथ किसी एक ही कोज करना चाहता था, लेकिन बाय एक्सीडेंट अगर उससे किसी दूसरे पर्सन की डेथ कोज हो जाती है तो उसको हम कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं। और ये सेक्शन नंबर 102 के अंदर डिफाइन है। तो इसमें एक एग्जाम्पल से को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन बनता है कि कोई पर्सन है, उसने एक खाने में पॉइज़न मिलाया और उसका इंटेंशन था कि उसको ए को मारना है। तो एक खाने के अंदर क्या कर देता है, वो पॉइज़न मिला के उसकी टेबल पे रख देता है। बट एक्सीडेंटली उसको एक दूसरा पर्सन है, लेट्स से कोई बी पर्सन है, वो उसको खा लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड के अंदर माना जाएगा या फिर मर्डर के अंदर माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएगा और इसे बोला जाता है ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस, जो कि आपका सेक्शन 102 के अंदर डिफाइन है। और अगर वही पर्सन उसको डेथ कॉज करनी थी, एक ही डेथ कॉज करनी थी और ए ने ही अगर वो खा लिया, तो ये मर्डर के अंदर आ जाता है। तो ये डिफरेंस है एक कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के अंदर। मर्डर में इंटेंशन एक्ट जिसको मारने का किया जा रहा है वो उसी की ही डेथ होनी चाहिए। और अगर कोई दूसरा पर्सन उसको उस पॉइज़न वाली खाने को खा लेता है, उसकी डेथ हो जाती है, जिसका इंटेंशन नहीं था उसको किल करने का, तो ये कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको इसमें ध्यान रखना है। देन आते हैं हम सेक्शन नंबर 103 पर, जिसमें पनिशमेंट फॉर मर्डर अब डिफाइन की गई है। तो पनिशमेंट फॉर मर्डर सबको पता है कि डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये सब रहता है, लेकिन जो इसमें एक नई चीज़ ऐड की गई है वो है सेक्शन नंबर 103 क्लोज 2। तो एक तरीके से जो मॉब लिंचिंग का ऑफेंस है उसको ही हम बोल सकते हैं कि 103 क्लोज 2 के अंदर वो भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे कि इसमें डिफाइन है कि कोई भी अब ग्रुप है 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का, ठीक है, वो एक कंसेंट बना करके कोई एक्ट करते हैं और या तो उस एक्ट में वो किसी का मर्डर कर देते हैं। और उस मर्डर का करने का ग्राउंड क्या होना चाहिए, या तो रेस हो, कास्ट के बेस पे, कम्युनिटी के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ या फिर कोई भी अदर सिमिलर ग्राउंड हो सकता है। मतलब कोई ग्राउंड होना चाहिए मर्डर कमिट करने का। जैसे होती है ना मॉब लिंचिंग में, कास्ट, कम्युनिटी, इन सब के बेसिस पे मॉब लिंचिंग करी जाती है, तो वही एक तरीके से ये ऑफेंस ऐड किया गया है 103 क्लोज 2 में पनिशमेंट फॉर मर्डर के अंदर। तो इसमें आपको एक तो ध्यान रखना है कि ग्रुप में कितने लोग होने चाहिए, 5 या 5 से ज़्यादा होने चाहिए, और जो ग्राउंड्स इसके अंदर मेंशन है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर इस तरीके से हो जाता है तो जितने भी मेंबर्स उस ग्रुप के थे, इंक्लूडेड थे, उन सबको एक
उन सबको पनिशमेंट दी जाएगी। और पनिशमेंट यहाँ पे डिफ़ाइन है कि या तो उनको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पर पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा है, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में से ही कुछ ना कुछ उनको पनिशमेंट दी जाएगी, और साथ में आपका फ़ाइन तो है ही। तो आपको 103 क्लोज 2 सेक्शन याद रखना है। कितने लोग होने चाहिए मॉब लिंचिंग के लिए, 5 या 5 से ज़्यादा होने चाहिए, और इसमें पनिशमेंट क्या डिफ़ाइन है, ये आपको 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। एक जब ग्रीवियस हर्ट का हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी सिमिलर सी चीज़ ऐड की गई है मॉब लिंचिंग को लेकर के। एक ही आपका हो गया। तो 103 ध्यान रखना है आपको। 103 में क्लोज 2 अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये नया ऐड किया गया है जो कि पहले वाले आईपीसी के अंदर नहीं था। फिर आपका 104 आ जाता है, जैसे पहले 303 के अंदर हुआ करता था। कोई लाइफ कन्विक्ट है, उसने किसी का मर्डर कर दिया है, तो इसमें मिट्ठू वर्सेस स्टेट वाला ये केस है। तो इसमें पहले ये हुआ करता था कि अगर कोई किसी को ऑलरेडी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी को मिली हुई है, वो ऑलरेडी अपना कन्विक्टेड है, देन उसके बाद वो उसी टर्म में अपना जेल में होकर के ही किसी का मर्डर कर देता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या थी, उसकी ये थी कि उसको अब डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। बट इस वाले प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। तो आपको ध्यान रखना है, ये केस लो भी ध्यान रखना है और ये सेक्शन भी ध्यान रखना है 104। देन आपका आता है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट 105 के अंदर दी गई है। तो इसमें आपको वो ध्यान रखना है, इसमें 10 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकती है। और अगर आपके जो बाकी के क्लोज में कल्पेबल होमिसाइड में 4 क्लोजेज है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पनिशमेंट दी जाती है जो भी इन्वॉल्व होता है इसमें। देन आता है आपका 106 है आपका, जो पहले 304A के अंदर हुआ करता था, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो इसकी 2 साल तक की पनिशमेंट थी। अब इसमें भी एक नया ऐड किया गया है 106 क्लोज 1। लेकिन नॉर्मल जो डेथ बाय नेग्लिजेंस से होता था उसकी तो अब भी 2 साल की पनिशमेंट है, बट इसमें 106 क्लोज 1 और 106 क्लोज 2 ये 2 नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। 106 में 1 के अंदर क्या है कि अगर कोई नेग्लिजेंस के थ्रू अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इसकी पनिशमेंट इंक्रीज़ कर दी गई है, 5 ईयर प्लस फ़ाइन, पहले 2 साल हुआ करती थी। और अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है और वो मेडिकल प्रोसीजर कर रहा है और उसने कोई नेग्लिजेंस एक्ट किया ये करते हुए, और उसके जो पेशेंट जो था उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में 2 ईयर्स प्लस फ़ाइन। तो एक ये नई चीज़ ऐड की गई है, कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर कोई उसके किसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर डेथ होती है तो उसकी भी एक पनिशमेंट यहाँ पर बताई गई है, वो अलग से डिफाइन है, 2 ईयर्स प्लस फ़ाइन। इस पर केस लो भी था, काफ़ी फेमस केस लो है, जैकब मैथ्यू वाला केस है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा वो डिफ़ाइन किया गया है एक्सप्लेनेशन में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि एक नई चीज़ ऐड की गई है। फिर एक 106 क्लोज 2 भी ऐड किया गया है इसमें, कि अगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से कोई व्हीकल है जैसे बसेस वगैरह हो गई, कोई वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है और उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, डेथ हो जाती है, और वो इस इंसिडेंट को बिना रिपोर्ट करे वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब वो पुलिस को या फिर मजिस्ट्रेट को उन्हें बताना होता है, बट वो नहीं बताते और वो एस्केप कर जाते हैं, देन उसके लिए पनिशमेंट दी गई है 10 ईयर्स प्लस फ़ाइन। और ये वाला जो प्रोविज़न है 106 क्लोज 2, इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स भी हुई थी, बसेस स्ट्राइक की गई थी जब ये आया था प्रोविज़न, तो इसकी वजह से इसको आज तक भी इन्फोर्स में नहीं लाया गया है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था ये 106 क्लोज 2 हिट एंड रन केस, एक तरीके से इसको पनिशमेंट को इंक्लूड करने की कोशिश की गई थी, बट अभी तक भी इसको इन्फोर्समेंट में नहीं लाया गया है। करेंटली इसको डेफ़र करके अभी रखा हुआ है। तो अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा प्रोविज़न है बीएनएस का जो अभी तक भी इन्फोर्समेंट में उसका नहीं लाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये हिट एंड रन वाला केस है 106 क्लोज 2 के अंदर जो डिफ़ाइन है। और इसमें की पनिशमेंट भी ध्यान रखना, 10 ईयर्स और प्लस फ़ाइन इसकी पनिशमेंट है। तो यहाँ आपके मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं। दैन उसके बाद आता है आपका अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अगर कोई किसी ऐसे चाइल्ड को या इंसेन पर्सन को अबेट करता है सुसाइड करने के लिए, 107 के अंदर डिफाइन है वो, 10 ईयर्स लाइफ और डेथ, सेम जो पहले था सेम वही है, कुछ इसमें चेंज नहीं है। एंड देन 108 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में 108 के अंदर डिफाइन है, जो पहले 306 में हुआ करता था। देन आपका अटेम्प्ट टू मर्डर 109 के अंदर है, 110 के अंदर अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अटेम्प्ट टू सुसाइड एक और सेक्शन हुआ करता था आपके आईपीसी के अंदर,
इसी में ही आता था वो ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी 309 के अंदर। ये वाला ऑफेंस अब हटा दिया गया है। ये आपका न्यू BNS के अंदर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड अब ऑफेंस नहीं है, जो काफ़ी टाइम से इस पर बात भी चल रही थी कि इसको हटाना चाहिए, और फाइनली BNS के अंदर ये अब ऑफेंस नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा ऑफेंस अब जो पहले IPC में था अब नहीं है, तो वो है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। तो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं ये ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ को लेकर के। इसमें से ऑलमोस्ट आपको सारी सेक्शंस याद रखने हैं, और जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं इसमें मॉब लिंचिंग के बारे में, हिट एंड रन, और जो डेथ बाय नेग्लिजेंस है वो अच्छे से याद करने हैं, और एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं कल्पेबल होमिसाइड के भी और मर्डर के भी। इसके बाद आता है हर्ट और ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो 114 से लेकर के 125 में दिए गए हैं BNS के अंदर। 114 के अंदर हर्ट डिफाइन है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। जो पहले बॉडली पेन, डिजीज़ या फिर इन्फर्मिटी कॉज करता है वो हर्ट के अंदर आ जाएगा। देन उसके बाद 115 के अंदर वॉलेंट्रली कॉजिंग हर्ट है, 116 के अंदर ग्रीवियस हर्ट है। वही इसमें ध्यान रखना है 15 डेज़ तक बॉडली पेन वाली चीज़ यहीं से पूछा जाता है कि कितने डेज़ यहाँ पर मेंशन है, तो 15 डेज़ मेंशन है। इससे पहले आपके 3 नए सेक्शन भी ऐड हुए हैं हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बीच में। 110 तक तो आपका हो जाता है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। उसके बाद 3 आपके न्यू सेक्शंस ऐड हुए थे 111, 112 एंड 113। एक बार पहले इसको भी देख लेते हैं। तो 111 के अंदर आपका ऐड किया गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो एक तो आपको सेक्शन नंबर ध्यान रखना है क्योंकि ये एक नया ऑफेंस है, पहले नहीं हुआ करता था। अब देन इसके बाद इसमें क्या क्या कौन कौन से टाइप के ऑफेंस मेंशन है। कोई भी कंटिन्यूइंग अगर लॉफुल एक्टिविटी करता है, लगातार कोई भी एक्टिविटी की जा रही है, जैसे कि किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक साइबर क्राइम भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन, ड्रग्स, वेपन, इलिसिट गुड्स, कोई भी इस तरीके के ऑफेंस है। एक बार ये देख लेना कौन कौन से ऑफेंसेस मेंशन है, ठीक है। और ये सारे जो ऑफेंसेस हैं ये एक ग्रुप ऑफ पर्सनस के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो कोई एक पर्सन इसमें नहीं हो सकता, एक ग्रुप होना चाहिए इसका। तो ग्रुप ऑफ पर्सनस के द्वारा किया जा रहा है, भले ही उसमें से एक्ट एक पर्सन करे, एक अकेला पर्सन ही क्राइम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन ग्रुप होना चाहिए एक। उन्होंने सबने मिल कर के क्राइम किया या फिर अकेले उन्होंने क्राइम किया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर दिया है उन्होंने। और तो उसके यहाँ पे डिफाइन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो एक तरीके से जो गैंग्स वगैरह होते हैं और वो अपना जैसे काफ़ी कुछ कोई गैंग हो गया उसको नाम दे दिया और वो मिलकर के क्राइम करते हैं, तो उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहाँ पे बता दिया गया है कि इस तरीके के क्राइम्स को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोला जाएगा। और ग्रुप में कितने लोग होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कितने पर्सनस होने चाहिए कम से कम ग्रुप में, तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा आपके होने चाहिए। देन उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये जो यहाँ पे बात की गई है कि वो जो अनलॉफुल एक्टिविटी की जा रही है वो कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। तो ये जो कंटिन्यू अनलॉफुल एक्टिविटी है इसका मतलब क्या है, तो ये भी आपका जो एक्सप्लेनेशन है इसका सेक्शन 111 का सेकेंड एक्सप्लेनेशन जो है उसमें बताया गया है कि कोई भी जो कंटिन्यू अनलॉफुल एक्टिविटी, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी होगी जो कि प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और 3 साल तक उसकी पनिशमेंट दी गई है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको ध्यान रखना है और उसमें 3 साल तक की कम से कम पनिशमेंट होनी चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा साल की पनिशमेंट होनी चाहिए। और अगर वो कोई भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं अगर क्राइम करते हैं तो उसको कंटिन्यू अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाएगा, और उनमें से किसी भी एक पर्सन या फिर उन सब के अगेंस्ट चार्जशीट लास्ट जो 10 साल हैं उसमें कम से कम एक से ज़्यादा चार्जशीट उनके अगेंस्ट फाइल होनी चाहिए। तो ये जो इसका क्लोज 2 है ये एक बार आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं से ही आपका क्वेश्चन बनेगा अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है। तो ध्यान रखना है कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको ध्यान होना चाहिए। देन उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट होनी चाहिए। देन वो जो मेंबर्स हैं या फिर उसमें से कोई भी पूरे ग्रुप का कोई भी एक मेंबर या सबके अगेंस्ट एक से ज़्यादा चार्जशीट होनी चाहिए पिछले 10 सालों में, तो उसको बोला जाएगा कि ये कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी उन्होंने करी है। देन इकोनॉमिक ऑफेंसेस को इन्होंने डिफाइन किया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काफ़ी सारे इसमें क्लोजेस 7 क्लोजेस हैं, तो बहुत ही बड़ा सेक्शन है ये। बट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये जो सेकंड क्लोज है जो इन्होंने डिफाइन किया है कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होगी, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। और आई थिंक एक बार बना भी है कि इन्होंने जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो कितने साल की पनिशमेंट होनी चाहिए उसकी, तो वो आप ध्यान रखना। देन उसकी फिर इन्होंने अलग अलग तरीके से पनिशमेंट डिफ़ाइन की गई है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है उनके एक्ट की वजह से तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, या फिर अगर ग्रीवियस हर्ट होता है तो उन सब की पनिशमेंट्स यहाँ पे डिफ़ाइन है। ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसके जो
एक्सप्लेनेशन के 2-3 क्लोज है ना, बस वो वाला इसमें आप देख लेना। फिर आता है आपका सेक्शन नंबर 112 पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो एक तो हो गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो तो इन्होंने सेक्शन 111 के अंदर डाल दिया, और जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं वो सेक्शन नंबर 112 के अंदर डाला है। इसमें भी वही है, ग्रुप होना चाहिए, और कोई गैंग या फिर ग्रुप मिल करके अगर सिंगली या फिर जॉइंटली कमिट करता है कोई भी थेफ्ट। अब यहाँ पे आपको ये एक्ट के नाम ध्यान रखने हैं। पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कोई भी थेफ्ट हो गया, स्नैचिंग हो गया, चैन स्नैचिंग को भी यहाँ पे पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में डाला गया है। अगर ग्रुप के मेंबर्स करते हैं तो चीटिंग हो गया। अगर कोई पब्लिक एग्जामिनेशन के जो होता है ना, पेपर लीक हो गया, जो पेपर को सेल किया जाता है पब्लिक एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को, वो भी पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। वैसे ये आना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, बट इसको इन्होंने पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही माना है। देन अनऑथोराइज तरीके से टिकट्स को बेचना, गैम्बलिंग या फिर बैटिंग करना अनऑथोराइज्ड वे में, तो ये सब आपका पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में है। और इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल से लेकर के 7 साल तक की बताई गई है। फिर आता है आपका सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट एक्ट को भी अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। टेररिस्ट एक्ट में वही आएगा कि अगर कोई भी एक्ट करता है इस इंटेंशन के साथ कि वो सामने वाले को थ्रेटन करना चाहता है, और ये जो यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी होती है किसी भी कंट्री की, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गई इंडिया की, इन सबको वो थ्रेटन करना उसका पर्पस है, उसका इंटेंशन एक ऐसा एक्ट करके कि वो एक डर का माहौल क्रिएट करे इंडिया के अंदर, तो वो आपका टेररिस्ट एक्ट के अंदर आ जाएगा। और फिर इसके वो भी बताए गए हैं कि किस तरीके से ये टेररिस्ट एक्टिविटी की जा सकती है। बॉम्ब्स का यूज़ करके, कोई भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का यूज़ करके, या फिर किसी को डेथ कॉज करके, किसी को इंजरी कॉज करके, प्रॉपर्टी को का डिस्ट्रक्शन करके, बहुत सारे काइंड्स इसमें मेंशन है। वही जो नॉर्मल टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होते हैं, बाकी जहाँ जहाँ पर भी डिफाइन है टेररिस्ट एक्ट, वही इसमें इंक्लूड किया गया है, बट इसका स्कोप अब इन्होंने थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ये है मेन टेररिस्ट एक्ट का पर्पस, यही होता है डर का माहौल एक तरीके से क्रिएट करना। फिर आगे इसके एक्सप्लेनेशंस के अंदर डिफरेंट एक्ट्स के लिए डिफरेंट पनिशमेंट्स बताई गई हैं, और इसका एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की जाती है तो उसको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, या फिर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है जो कि टेररिस्ट एक्ट से वो एक्ट भी डील करता है, तो उस वाले क्राइम को कहाँ पर केस को रजिस्टर कौन से एक्ट के अंदर करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा कोई पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसकी रैंक जो है, कोई भी ऑफिसर जिसकी जो रैंक है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे की नहीं होनी चाहिए। वो डिसाइड करेगा कि कोई अगर एक्ट होता है टेररिस्ट तो वो बीएनएस के अंदर रजिस्टर किया जाएगा, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। तो एक यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट से, जो लास्ट वाला एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये 3 नए ऑफेंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, सेक्शन भी ध्यान रखना, और थोड़ा सा इनमें डिफ़ाइन क्या है, इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सबके आप डिफरेंट पनिशमेंट्स दी गई हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी, बट थोड़ा सा बेसिक आप देख लेना। देन हर्ट हमने देख लिया, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कुछ ऐसे चेंजेस नहीं हैं, बट एक सेक्शन आपका 117 क्लोज 4, वो जो हमने उसमें पढ़ा था मर्डर के अंदर मॉब लिंचिंग, सेम यहाँ पर भी वही 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं कंसेंट में आकर के, अपनी कंसेंट बना करके, कोई भी रेस, कास्ट, रिलीजन, इन सब के ग्राउंड पे अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से किसी को ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो उसकी एक अलग से उसका अलग से एक पनिशमेंट दी गई है, 7 साल तक की पनिशमेंट, जो कि आपका 117 क्लोज 4 के अंदर बताया गया है। बाकी इसमें कुछ पनिशमेंट्स के जो फ़ाइन वगैरह होते थे वो बढ़ा दिए गए हैं। जैसे पहले 500 रुपीज़ फ़ाइन था, कहीं पे 250 था, अब उसको 2500 फ़ाइन कर दिया गया है, 500 की जगह 5000 कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो अमाउंट था ना फ़ाइन का, वो यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है। बाकी सब आपका पहले की तरह ही है। उसके बाद आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आता है, जो पहले आपका 339 और 340 के अंदर दिया गया था, 126 एंड 127, ये 2 सेक्शंस याद रखना। बाकी आपके 126 और 127 में एक वो क्लॉज वाइज करके इनकी पनिशमेंट भी इन दोनों सेक्शंस के अंदर ही इंक्लूड कर दी गई है। पहले जो था वो अलग अलग सेक्शंस में पनिशमेंट्स दी गई थी, तो इसमें ये याद रखना है आपको 126 एंड 127 सेक्शन नंबर। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का मतलब यही होता है किसी का राइट है एक डायरेक्शन में जाने का और आपने उसको उस डायरेक्शन में जाने से रोक लिया, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो जाता है।
रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, उसको आपने अगर 4 डायरेक्शन में उसका जाने का राइट है, आपने उसको चारों डायरेक्शन से जाने से रोक लिया। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने से रोका जाता है, कन्फाइनमेंट में सारे रास्ते ही बंद कर दिए जाते हैं। लाइक किसी को रूम में लॉक कर देना, और कोई कार में है, उसको किसी जगह पे उतरना है और आपने कार नहीं रोकी, चलाए जा रहे हैं, तो ये भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर आ जाता है। तो ये दोनों सेक्शंस हैं। देन उसके बाद आपका आता है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, 128 से लेकर के 136 तक के इसके प्रोविजंस। तो इसमें आपको 3 सेक्शन ध्यान रखना है, 128 में फोर्स, 129 में क्रिमिनल फोर्स और 130 के अंदर असॉल्ट। सेक्शन नंबर ध्यान रख लेना बस। पहले ये 349, 350 और 351 के अंदर होते थे। उसके बाद आता है आपका किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर, 137 से लेके 146। इसके अंदर जो चेंज किया गया है वो किडनैपिंग में थोड़ी सी डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन है। जैसे 359 के अंदर किडनैपिंग था, तो उसमें एज दे रखी थी कि अगर किडनैपिंग के ऑफेंस में जो अगर कोई मेल है तो उसकी एज 16 ईयर्स होनी चाहिए और फीमेल के केस में 18 ईयर्स होनी चाहिए। तो अब ये जो एज है वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ही 18 ईयर्स कर दी गई। क्योंकि अब इसमें जो आपका भारतीय न्याय संहिता उसके अंदर एक नई डेफिनेशन ऐड की गई थी, सेक्शन 2 के अंदर 2 क्लॉज 3 चाइल्ड की डेफिनेशन। तो उसमें था कि कोई भी अगर पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से कम की है तो वो चाइल्ड के डेफिनेशन के अंदर आएगा। तो वही वाली डेफिनेशन किडनैपिंग के केस के अंदर अप्लाई होगी। यहाँ पे अब वो जो था कि पहले मेल 16 ईयर्स का होना चाहिए किडनैपिंग के लिए और फीमेल 18 ईयर्स तक का 18 तक की होनी चाहिए। अब वो वाला जो डिफरेंस था वो हटा दिया गया है। अब दोनों ही केसेस में चाहे मेल हो या फीमेल 18 ईयर्स तक का पर्सन अगर 18 ईयर्स तक का पर्सन किडनैपिंग वाले ऑफेंस के अंदर आ जाएगा। तो इसमें ये चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी जो पुराना था आईपीसी के अंदर वही है। इसमें बस आपको सेक्शन नंबर 137 और 138 ये 2 सेक्शंस याद कर लेना। 137 के अंदर किडनैपिंग है। अब जो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये पता ही आपको कि 2 तरीके से किडनैपिंग की जाती है। देन अबडक्शन 138 के अंदर डिफाइन है। पनिशमेंट इसकी 7 ईयर्स, सेम जो 363 में थी वही है। और बाकी फिर अलग अलग टाइप से दे रखे हैं। प्रोक्यूर करना किसी चाइल्ड को या फिर इम्पोर्टेशन करना गर्ल को फॉरेन कंट्री से, ये सारे ऑफेंसेस हैं। बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 137, 138 ये 2 सेक्शंस याद रखने हैं इसमें। तो ये आपका जो ऑफेंसेस थे अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है, चैप्टर नंबर 6 100 से लेके 146। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, चैप्टर नंबर 7 के अंदर, जो कि आपका 147 से लेके 158 तक है। ये पहले आपका चैप्टर नंबर 6 के अंदर होते थे 121 से लेकर के 130 तक। अब ये 147 से 158 तक है भारतीय न्याय संहिता के अंदर। इसमें सबसे पहले 147 याद रखना है, वेजिंग और अटेम्प्ट करना टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। और फिर कॉन्स्पिरेसी करना ऑफेंस करने के लिए, जो 147 के अंदर डिफाइन है, 148 के अंदर। तो ये दोनों सेक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका 152, जो पहले आपका सेडेशन हुआ करता था, देशद्रोह जिसे बोलते हैं, 124 एक के अंदर होता था, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। अब वो सेडिशन की जगह एक हेडिंग चेंज कर दिया, मतलब तो अब भी वही है अंदर का। 152 के अंदर जिसकी हेडिंग है अब एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इंडेंजर करता है सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो देशद्रोह की जगह एक तरीके से इसको राष्ट्रद्रोह में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये हम कह सकते हैं। तो 152 आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक ऐसा एक्ट को जो कि सॉवरेनिटी, यूनिटी या फिर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को इंडेंजर में डालने की कोशिश करता है, वो आपका एक्ट अब 152 के अंदर डिफाइन है। और सेडेशन को अब ख़त्म कर दिया गया है और उसकी पनिशमेंट वही है 7 ईयर्स या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। बस आपको सेक्शन नंबर 152 इसमें मेन ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। देन आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट नेवी आता है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, 159 से 168 तक। इलेक्शन के अगेंस्ट ऑफेंसेस आ जाते हैं आपके 169 से लेकर के 177। इसमें एक ब्राइबरी ध्यान रख लेना, 170 के अंदर आपका ब्राइबरी डिफाइन है। बाकी इसमें ऐसा सच कोई ख़ास इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। देन आपका चैप्टर नंबर 10 आता है, जो ऑफेंसेस है कॉइन्स, करेंसी नोट्स, बिल्स ऑफ और बैंक नोट्स और गवर्नमेंट नोट्स को लेकर के 178 से लेके 188 तक है। तो इसमें पहले जैसे 230 के अंदर हुआ था 230 में कॉइन डिफाइन था, इंडियन कॉइन, काउंटरफिटिंग कॉइन क्या होता है, वही सारी डेफिनेशन है एकदम सेम। थोड़ी शायद इसकी में पनिशमेंट्स वगैरह में कुछ चेंजेस होंगे, वो देख लेना। बट आपको बस इसका चैप्टर नंबर भी ध्यान रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। चैप्टर नंबर 10 है आपका कॉइन्स और करेंसी नोट्स को लेकर के। फिर उसके बाद आता है आपका
चैप्टर नंबर 11 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी 189 से 197, इसमें एक दो सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं। ये तो ये जो अनलॉफुल असेंबली के ऑफेंसेस थे और राइटिंग के ऑफेंस थे, वो ये आपके सेक्शंस बस चेंज करे हैं, कुछ भी अंदर से चेंज नहीं है। जैसे 189 के अंदर अब आपका अनलॉफुल असेंबली हो गया, पहले 141 के अंदर था, सेम वही जैसे पहले डिफाइन था, एज इट इज़ डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद आपका राइटिंग डिफाइन है 191 के अंदर, जो पहले 146 में था। 190 के अंदर आ गया है आपका एवरी पर्सन, जो भी अनलॉफुल ऑफेंस, जो भी अनलॉफुल असेंबली का पर्सन है, एवरी मेंबर, मतलब जो कॉमन ऑब्जेक्ट आपका 149 के अंदर था ना, कॉमन ऑब्जेक्ट आपका 190 के अंदर आ गया है। तो अनलॉफुल असेंबली में एक यही क्वेश्चन बनता है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, या 5 से ज़्यादा मेंबर्स आपके होने चाहिए। राइटिंग का मतलब वही है, अगर किसी ने भी कुछ वायलेंस वगैरह कर दिया अनलॉफुल असेंबली के मेंबर ने, तो वो राइटिंग का ऑफेंस बन जाता है 191 के अंदर, और कॉमन ऑब्जेक्ट आपका 190 के अंदर आ गया है अब। उसके बाद आपका ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 12 के अंदर है, 198 से लेके 204 तक। तो ये ध्यान रखना एक बार कि अगर पनिशमेंट जो है, जैसे 166A और 166B जो IPC था, उसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन थे कि पब्लिक सर्वेंट अगर डिसऑबे कर रहा है लॉ का, या फिर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, इन दोनों की पनिशमेंट थी, तो वो 199 और 200 के अंदर आ गया है। बाकी का जो इसके आगे का है, जो चैप्टर नंबर 13 से लेकर के अब चैप्टर नंबर 19, ये हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इसमें देख लेना। और वही 3 जो नए सेक्शन ऐड हुए हैं, 152 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं, उसमें कुछ चेंजेस हैं, बाकी सब सेम ही है जो पहले IPC में था। और आपको पढ़ना भी न्यू एक्ट ही है, BNS, उसी में से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। और जो आपके मेन ऑफेंसेस हैं, जैसे मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, किडनैपिंग हो गया, और इस तरीके के ऑफेंसेस के आपको एटलीस्ट जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर, वो आपको IPC का भी पता होना चाहिए कि पहले ये कहाँ पे डिफाइन था, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कभी कभी वो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। बाकी अब इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।